इस वीडियो में हम फंक्शनल एनालिसिस पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये इस सीरीज़ का 5th वीडियो है। फंक्शनल एनालिसिस पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के दूसरे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर कह रहा है कि जो EK है वो ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस है किसी हिल्बर्ट स्पेस H में। देन द सीरीज समेशन अल्फ़ा के EK के इक्वल टू 1 to infinity कन्वर्जेस इफ़ एंड ओनली इफ़। ये सीरीज़ कन्वर्स करे, यहाँ पर देखिए ये सीरीज़ किस फॉर्म में है। ये सीरीज़ कन्वर्स करेगी एज अ नॉर्म, मीन्स इसका जो पार्शियल सम होगा, अगर हम Sn से रिप्रेजेंट करें, समेशन Sn के इक्वल टू 1 to n अल्फ़ा के EK, ये एक वेक्टर है कहाँ पर, H में। अगर ये जो वेक्टर का सीक्वेंस है ये कन्वर्स करे तब हम बोलेंगे कि ये सीरीज़ कन्वर्स कर रही है, ठीक है। और कन्वर्स करने का मतलब क्या है कि ये Sn माइनस समथिंग, चूँकि हिल्बर्ट स्पेस है तो Sn अगर कन्वर्स कर रही है, सपोज Sn कन्वर्स कर रहा है S को, तो इसका मीनिंग क्या है, Sn माइनस S ये कन्वर्स करना चाहिए 0 को एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो इसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि ये एज अ नॉर्म ये सीरीज़ कन्वर्स करे, हिल्बर्ट स्पेस में ये कन्वर्स करे। इसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है कि जो समेशन जिसके कोफिशिएंट के स्क्वायर से सीरीज़ बन रही है, अल्फ़ा के स्क्वायर के इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, ये सीरीज़ कन्वर्स करे। और ये किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है कि ये सीरीज़ कन्वर्स करेगी इफ़ एंड ओनली इफ़ ये सीरीज़ कन्वर्स करे। यहाँ पर यही ध्यान दीजिए, ये सीरीज़ क्या है, रियल नंबर की सीरीज़ है, एब्सोल्यूट या सीरीज़ विद पॉजिटिव टर्म्स है। तो जस्ट इसको हमें ये देखना होगा कि ये बाउंडेड है कि नहीं है। अगर ये बाउंडेड है तो ये अपने आप ही ये सीरीज़ कन्वर्स कर जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पर कह रहा है कि एन ऑर्थोनॉर्मल सेट, ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है इन हिल्बर्ट स्पेस H, ये टोटल होगा, टोटल इन H इफ़ एंड ओनली इफ़। टोटल का मीनिंग ये है कि ये ऑर्थोनॉर्मल जो सीक्वेंस है ये एज अ बेसिस काम करे। इसको एक और नाम देते हैं कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट या टोटल ऑर्थोनॉर्मल सेट या ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ये तीनों इक्विवेलेंट है और ये कंडीशन इक्विवेलेंट होती है इन दो कंडीशन के। फर्स्ट, कोई भी वेक्टर को हम ऐसे एज अ सीरीज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं, x इनर प्रोडक्ट विद EK के इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। ये कहलाता है जनरलाइज्ड फोरियर सीरीज़। अगर ये ऑर्थोनॉर्मल जो सेट है ये कंप्लीट है या टोटल है या बेसिस है, तो हम किसी भी वेक्टर को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये कंडीशन इक्विवेलेंट है। और नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल समेशन मॉड ऑफ x EK स्क्वायर के इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। ये दोनों कंडीशन इक्विवेलेंट है और ये दोनों कंडीशन इक्विवेलेंट है कि ऑर्थोनॉर्मल सेट टोटल हो, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इस रिजल्ट को बोलते हैं पार्सेवल आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिल्बर्ट डायमेंशन किसको बोलते हैं। तो हिल्बर्ट डायमेंशन इज नथिंग बट द कार्डिनलिटी ऑफ टोटल ऑर्थोनॉर्मल सेट इन हिल्बर्ट स्पेस H विच इज़ नॉन ट्रिवियल। क्योंकि अगर हम H इक्वल टू 0 ले लेंगे, ट्रिवियल हिल्बर्ट स्पेस ले लेंगे, तो वहाँ पर ऑर्थोनॉर्मल सेट ही नहीं मिलेगा। इसलिए जो नॉन ट्रिवियल हिल्बर्ट स्पेस है उसमें कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सेट लें जो कि टोटल हो या कंप्लीट हो या बेसिस हो,
तो उसकी जो कार्डिनलिटी होगी वही कहलाती है हिल्बर्ट डायमेंशन। और ये हिल्बर्ट डायमेंशन की एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास अल्फ़ा के और बीटा के, मान लीजिए कि दो आपके पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं, तो दोनों की कार्डिनलिटी जो होगी वो इक्वल होगी। मीन्स कि हिल्बर्ट स्पेस, नॉन ट्रिवियल हिल्बर्ट स्पेस में कोई भी टोटल ऑर्थोनॉर्मल सेट लेंगे, अगर आपको एक टोटल ऑर्थोनॉर्मल सेट मिल गया तो जो कार्डिनलिटी उस टोटल ऑर्थोनॉर्मल सेट की होगी वही कार्डिनलिटी सेम दूसरे टोटल ऑर्थोनॉर्मल सेट की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कह रहा है कि H यहाँ पर हिल्बर्ट स्पेस है। हिल्बर्ट स्पेस है तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि H इज सेपरेबल इफ़ इट हैज़ काउंटेबल डेंस सबसेट। तो ये तो स्टैंडर्ड सेपरेबल सेट का डेफिनीशन होता है, सेपरेबल स्पेस का डेफिनीशन होता है कि कोई भी स्पेस सेपरेबल कहलाएगा अगर उसके पास एक काउंटेबल डेंस सेट हो, यानी कि एक सेट एग्जिस्ट करे जो कि काउंटेबल हो और डेंस यानी कि उसका क्लोज़र लें तो पूरा का पूरा H के बराबर हो जाए। यहाँ पर A क्या है, A इज़ काउंटेबल सेट। अगर ऐसा मिल रहा है, देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल सेट सच दैट A क्लोज़र इज इक्वल टू H, तो हम H को कहेंगे कि ये सेपरेबल स्पेस है। ये जस्ट सेपरेबल स्पेस की डेफिनीशन है। तो एज अ स्टेटमेंट, चूँकि ये डेफिनीशन है इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये ट्रू है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है कि अगर H, हिल्बर्ट स्पेस H अगर ये सेपरेबल हो तो कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा H में वो एट मोस्ट काउंटेबल हो सकता है। यानी कि अगर सेपरेबल स्पेस है, हिल्बर्ट स्पेस सेपरेबल है, तो उसमें कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सेट लेंगे तो कभी भी अनकाउंटेबल नहीं हो सकता है। मीन्स कि अगर कोई आपको हिल्बर्ट स्पेस मिल जा रहा है और उसमें आपने एक अनकाउंटेबल अगर आपने ऑर्थोनॉर्मल सेट ढूंढ लिया है तो इसका मीनिंग है कि वो जो हिल्बर्ट स्पेस है वो कभी सेपरेबल स्पेस नहीं हो सकता है। तो एज ए स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही क्लासिकल रिजल्ट पर बेस्ड है जिसको हम बोलते हैं रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम। कैसे रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम का यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम क्या है, रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, अगर f कोई भी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है H से R में, H यहाँ पर हिल्बर्ट स्पेस है, ये बाउंडेड लीनियर मैप है, चूँकि ये फील्ड में है R में इसलिए बाउंडेड लीनियर मैप की जगह फंक्शनल हो जाएगा, फंक्शनल है। ओके, तब क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट P belongs to H such that f of x is equal to inner product of x with P for all x belongs to हिल्बर्ट स्पेस H। और ये जो P मिलेगा ये यूनिक रहेगा और इस P को बोलते हैं इस फंक्शनल का रिप्रेजेंटेशन। मीन्स कि हर एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद अ वेक्टर। मोर ओवर जो f का ऑपरेटर नॉर्म होगा वो p के नॉर्म के बराबर भी हो जाता है। तो इसका यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कह रहा है कि यहाँ पर f कोई बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है, डिफाइंड है R2 में, और कैसे डिफाइंड है, f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2x प्लस 3y है। तो व्हाट विल बी द यूनिक टर्म इन R2 व्हेन f इज़ रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ द इनर प्रोडक्ट। तो इनर प्रोडक्ट के टर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं f को विद द हेल्प ऑफ रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम। देखिए यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद p किया गया है। p यहाँ पर f जो बाउंडेड लीनियर फंक्शनल था उसका रिप्रेजेंटेशन है। तो हमें यहाँ पर
इस P वेक्टर को ढूंढना है। तो जो R2 है, R2 में इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है? R2 में इनर प्रोडक्ट अगर यहाँ पर एक वेक्टर लें x, y और दूसरा वेक्टर लें x डैश, y डैश, तो इसका इनर प्रोडक्ट कितना हो जाता है? x डैश प्लस y डैश हो जाता है। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है फंक्शन f(x(y) इक्वल टू 2x प्लस 3y, और इसको एज अ इनर प्रोडक्ट हम कैसे लिख सकते हैं? इनर प्रोडक्ट ऑफ x y विथ वेक्टर 2, 3। जैसे ही 2, 3 से हम इनर प्रोडक्ट लेंगे तो जस्ट ये इस वेक्टर स्पेस इस इनर प्रोडक्ट में जैसे डिफाइन है यहाँ इनर प्रोडक्ट, उसके हिसाब से कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3y हो जाएगा। तो जो फंक्शनल है f, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस वेक्टर से रिप्रेजेंट होगा? 2, 3 से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ सिस्क्यूलिनियर फॉर्म। सिस्क्यूलिनियर फॉर्म एक्चुअली बाइलिनियर फॉर्म का जनरलाइजेशन है। ये क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन है जिसके पास 2 आर्गुमेंट है, तो अगर ये फर्स्ट आर्गुमेंट में लीनियर हो और सेकेंड आर्गुमेंट के रिस्पेक्ट में कॉन्जुगेट लीनियर हो, तो हम बोलेंगे कि ये फॉर्म सिस्क्यूलिनियर फॉर्म है। और अगर दोनों आर्गुमेंट में ये लीनियर है तो उस केस में हम बोलते हैं कि ये बाइलिनियर फॉर्म है। तो यहाँ से देखें अगर हम, तो h यहाँ पर दिख रहा है, फर्स्ट आर्गुमेंट में हमें लीनियर लेना है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए फर्स्ट आर्गुमेंट में है, फर्स्ट आर्गुमेंट में ये लीनियर प्रॉपर्टी दिया हुआ है, इसलिए ये एज ए स्टेटमेंट ट्रू होगा। हमें कौन सा ढूंढना है? जो सिस्क्यूलिनियर फॉर्म की प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसे ही सेकेंड को देखेंगे तो सेकेंड भी एक्चुअली फर्स्ट आर्गुमेंट में लीनियर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे तो ये थर्ड प्रॉपर्टी में जो सेकेंड आर्गुमेंट है उसमें कॉन्जुगेट लीनियर जो मैप है उसकी एक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड आर्गुमेंट से अगर हम कोफिशिएंट को बाहर निकालेंगे, स्केलर को बाहर निकालेंगे, तो स्केलर नहीं आएगा बल्कि उसका कॉन्जुगेट बाहर आएगा। ये कहलाता है कॉन्जुगेट लीनियर मैप। तो सेकेंड आर्गुमेंट में कॉन्जुगेट लीनियर की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। और लास्ट में देखिए डी में कह रहा है, डी में हम जब सेकेंड आर्गुमेंट से निकाल रहे हैं स्केलर को तो वो एज इट इज़ आ रहा है, जबकि इसका आना चाहिए कॉन्जुगेट को। तो ये थर्ड ऑप्शन ट्रू है और ये डी ऑप्शन फॉल्स है, यानी कि ये प्रॉपर्टी सिस्क्यूलिनियर फॉर्म की नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। H1 और H2 यहाँ पर हिल्बर्ट स्पेसेस दिए हैं और T H1 से H2 में एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है और T स्टार इट्स हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर है। देन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू H1 एंड y बिलोंग्स टू H2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अगर यहाँ पर हमें दिया हुआ है T H1 से H2 में बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, तो इसका जो हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर होगा T स्टार, वो एक्चुअली कहाँ से होता है? H2 स्टार, जो कि आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक है H2 के, तो हम यहाँ पर H2 कर रहे हैं। ये कहाँ से? H2 स्टार से H1 स्टार, और H1 स्टार आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक है विद द हेल्प ऑफ डीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम H1 के, इसलिए जो T स्टार है उसका डोमेन आप कह सकते हैं H2 हो जाएगा और उसका को डोमेन H1 हो जाएगा। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखिए फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या फर्स्ट आर्गुमेंट में क्या दिया है? T स्टार x, और x कहाँ का एलिमेंट है? x बिलोंग कर रहा है यहाँ पर H1 में, और T स्टार H2 से मैप है। तो ये जो T स्टार फर्स्ट आर्गुमेंट में जो ये लिखा हुआ है वेक्टर, ये एक्चुअली अनडिफाइंड है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है। ऐसे ही अगेन
सेकेंड ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगेन यहाँ पर टी स्टार एक्स लिखा हुआ है, टी स्टार एक्स अनडिफाइंड है क्योंकि टी स्टार H2 से H1 में है और x कहाँ पर बिलोंग कर रहा है? H1 में बिलोंग कर रहा है। तो x एक्चुअली टी स्टार के डोमेन में है ही नहीं, तो हम ये वेक्टर हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये इनर प्रोडक्ट भी डिफ़ाइन नहीं होगा और इसलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट ऑपरेटर। इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम एडजॉइंट ऑपरेटर की सारी प्रॉपर्टी निकालते हैं। ये बहुत ही एक सिंगल प्रॉपर्टी है, ये जस्ट जो डिफ़ाइन करती है, जस्ट इसी से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इसका एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होगा और इसी प्रॉपर्टी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो एडजॉइंट ऑपरेटर होगा वो कैसे बिहेव करेगा, उसकी किसी पॉइंट पर इमेज क्या होगी। देखिए क्या हो रहा है, जस्ट यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर में टी स्टार ऑपरेट है, लेकिन जब इसको सेकेंड आर्गूमेंट में लेके जाएंगे तो ये टी स्टार की जगह टी हो जाएगा। ठीक है, यही इसकी मेन प्रॉपर्टी है। जब हम एक आर्गूमेंट से दूसरे आर्गूमेंट में जाते हैं तो टी स्टार टी में चेंज हो जाएगा और टी स्टार में चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये टी था सेकेंड आर्गूमेंट में, लेकिन जब हम इसको फर्स्ट आर्गूमेंट में लाएँ तब ये क्या हो गया, टी स्टार में चेंज हो गया। और यही इसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑपरेटर की। लेकिन यहाँ पर आप फोर्थ में देखेंगे तो फोर्थ में यहाँ पर भी टी स्टार है फर्स्ट आर्गूमेंट में और यहाँ पर भी टी ही है फर्स्ट आर्गूमेंट में। तो ये दोनों फर्स्ट आर्गूमेंट में इन जनरल टी और टी स्टार नहीं हो सकते हैं। जब हम टी को टी स्टार से रिप्लेस करेंगे तो वो सेकेंड आर्गूमेंट में पहुँच जाएगा। तो ये इन जनरल करेक्ट नहीं है, कुछ केसेस के लिए करेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर H1 और H2 दोनों आइडेंटिकल, दोनों एक ही स्पेस हो जाते हैं और T क्या हो जाता, ये आइडेंटिटी मैप हो जाती, तो उस केस में ये प्रॉपर्टी ट्रू हो जाती। लेकिन इन जनरल ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होती है, प्रॉपर्टी नंबर सी ही हमेशा ट्रू होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम एडजॉइंट ऑपरेटर की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। एडजॉइंट ऑपरेटर की प्रॉपर्टी है कि अगर H1 H2 कोई हिल्बर्ट स्पेस है और T H1 से H2 में बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, तो इसका जो हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर T स्टार है वो कुछ प्रॉपर्टी कुछ को होल्ड करता है। यहाँ पर हमें देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स, यानी कि जो ऐसी प्रॉपर्टी है जो एडजॉइंट ऑपरेटर सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ऑप्शन बी में जो स्टेटमेंट दिया है वो एक्चुअली ट्रू है, ऑप्शन सी में स्टेटमेंट जो दिया है वो भी ट्रू है और ऑप्शन डी में जो स्टेटमेंट दिया है वो भी ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट बी में क्या कह रहा है कि टी स्टार एक्चुअली कहाँ से मैप हो जाएगी, टी स्टार टी मैप थी H1 से H2 में बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर था, H1 और H2 हिल्बर्ट स्पेस थे, तो इसका एडजॉइंट ऑपरेटर टी स्टार एक्चुअली कहाँ से हो जाएगा, H2 से H1 में हो जाएगा। और इसका अगर हम अगेन फिर से, ये भी एक्चुअली बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर होगा और दोनों की जो ऑपरेटर नॉर्म होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो T अगर बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है तो टी स्टार भी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, और टी स्टार अगर बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है हिल्बर्ट स्पेस H2 से H1 में, तो इसका हम फिर से एडजॉइंट ऑपरेटर की बात कर सकते हैं और जो इसका एडजॉइंट ऑपरेटर आएगा वो कुछ और नहीं बल्कि T के बराबर ही हो जाएगा। तो वही ऑप्शन बी है स्टेटमेंट एज ए स्टेटमेंट कि अगर कोई भी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है उसका हम दो बार एडजॉइंट ऑपरेटर निकालें तो वो सेल्फ मैप के बराबर हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि ऑपरेटर नॉर्म, कोई भी ऑपरेटर है उसके एडजॉइंट ऑपरेटर दोनों का ऑपरेटर नॉर्म इक्वल होगा। और थर्ड प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर हम कंपोजिशन लें T का T स्टार के साथ में तो जो हमें बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा उसका जो ऑपरेटर नॉर्म होगा वो T के ऑपरेटर नॉर्म के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं, एडजॉइंट ऑपरेटर के प्रॉपर्टी होती हैं। तो ये तीनों BCD स्टेटमेंट ट्रू है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है A वो एक्चुअली फॉल्स है। इनफैक्ट ये ट्रू होता, इससे जो रिलेटेड प्रॉपर्टी है अल्फ़ा कोई भी
स्केलर है तो अल्फ़ा टाइम्स टी का जो एडजॉइंट ऑपरेटर होगा वो कुछ और नहीं अल्फ़ा बार टाइम्स टी स्टार हो जाएगा। यानी कि अगर हमें टी का एडजॉइंट ऑपरेटर पता है और अल्फ़ा कोई भी स्केलर है तो अल्फ़ा टाइम टी का एडजॉइंट ऑपरेटर ये हो जाएगा अल्फ़ा बार टी स्टार, यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अल्फ़ा। अगर अल्फ़ा रियल नंबर है तो उस केस में तो ये होल्ड करेगा, लेकिन इन जनरल अगर ये अल्फ़ा रियल नंबर नहीं है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। अल्फ़ा की जगह यहाँ पर अल्फ़ा बार आना चाहिए था। तो स्टेटमेंट ए हमारा राइट चॉइस हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये अगेन फिर से एडजॉइंट ऑपरेटर की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर टी फ्रॉम एच टू एच ऑन अ हिल्बर्ट स्पेस एच इज़ नॉर्मल। कोई भी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर वो कब नॉर्मल होगा इस पर बेस्ड है। और जो नॉर्मल बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, या नॉर्मल बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर कैसे डिफाइन करते हैं, या बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर को नॉर्मल कब बोलते हैं अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे टी टी स्टार इज़ इक्वल टू टी स्टार टी के बराबर हो जाए। यानी कि अगर हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं एडजॉइंट ऑपरेटर को कॉन्जुगेट कर रहे हैं टी के साथ में तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मीन्स कंपोजिशन चाहे आप लेफ़्ट टू राइट लें या राइट टू लेफ़्ट लें, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इक्वल होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो उस केस में हम बोलेंगे जो ऑपरेटर है टी वो नॉर्मल है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ये भी एडजॉइंट ऑपरेटर की प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी एच से एच में एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है ऑन हिल्बर्ट स्पेस एच, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। हमें ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ़ ए इज़ नॉर्मल देन टी इज़ सेल्फ एडजॉइंट। सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर हम तब बोलते हैं जब जो इसका एडजॉइंट ऑपरेटर है वो टी के ही बराबर हो जाए। टी का एडजॉइंट ऑपरेटर अगर टी के बराबर हो गया तो हम बोलते हैं कि ये सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। तो अगर टी नॉर्मल है तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, टी टी स्टार इक्वल टू टी स्टार टी। और ये इम्प्लाई इन जनरल नहीं करेगा कि टी स्टार इक्वल टू टी के बराबर है। तो इन जनरल नॉर्मल ऑपरेटर है तो वो सेल्फ एडजॉइंट हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि अगर टी नॉर्मल है तो वो यूनिटरी होगा। यूनिटरी ऑपरेटर कुछ और नहीं, अगर इस टाइप से दिया है टी टी स्टार इक्वल टू टी स्टार टी, ये अगर आइडेंटिटी मैप के बराबर हो जाता है तो हम बोलते हैं देन टी इज़ यूनिटरी ऑपरेटर। लेकिन और अगर फर्स्ट टू कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो नॉर्मल ऑपरेटर कहलाता है। तो अगर नॉर्मल है तो ये ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों का जो कंपोजिशन है वो आइडेंटिटी मैप के बराबर हो जाए। इसलिए अगर नॉर्मल है तो यूनिटरी हो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर ये यूनिटरी है तो ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, आइडेंटिटी मैप के बराबर हो जाएंगे। तो अगर यूनिटरी है तो डेफिनेटली वो नॉर्मल ऑपरेटर हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल है तो यूनिटरी नहीं होगा, इसलिए स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट हो जाएगा। और स्टेटमेंट जो डी है, अगर टी यूनिटरी है यानी कि टी टी स्टार इक्वल टू टी स्टार टी इक्वल टू आइडेंटिटी मैप के बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर के बराबर हो जाएगा। इसलिए ये दोनों भी बराबर हो गए क्योंकि ये दोनों किसके बराबर है, आइडेंटिटी ऑपरेटर के बराबर है। और इसलिए यूनिटरी मैप हमेशा, यूनिटरी ऑपरेटर हमेशा नॉर्मल होगा, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो ऑप्शन सी में स्टेटमेंट दिया है वो भी एक्चुअली ट्रू नहीं है। यहाँ कह रहा है टी अगर यूनिटरी है तो टी इनवर्स यूनिटरी नहीं होगा, जबकि अगर टी यूनिटरी है तो टी इनवर्स भी यूनिटरी होता है। इनफैक्ट अगर टी स्टार इज इक्वल टी स्टार टी इक्वल टू आइडेंटिटी मैप के बराबर है, यानी कि टी अगर यूनिटरी है तो हम यहाँ से दिखा सकते हैं कि जो
टी है वो बाइजेक्टिव हो जाएगा, और ये बाइजेक्टिव हो जाएगा यानी कि टी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और टी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, टी इनवर्स क्या हो जाएगा, टी इनवर्स भी यूनिटरी ऑपरेटर हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि टी इनवर्स इज़ नॉट यूनिटरी ऑपरेटर, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसमें कह रहा है कि एस और टी दो बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर है हिल्बर्ट स्पेस एच में, और यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो हमें देखना है इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो एस और टी यहाँ पर दोनों बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर है, इसलिए क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, एस स्टार इक्वल टू एस और टी स्टार इक्वल टू टी मिल जाएगा, क्योंकि सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। अब एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि टी अगर टी सेल्फ एडजॉइंट है तो ये इम्प्लाई करेगा कि टी एक्स और एक्स का जो इनर प्रोडक्ट है वो बिलोंग करे आर में, यानी कि ये हमेशा रियल नंबर होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू हिल्बर्ट स्पेस एच। तो एज अ स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं, द प्रोडक्ट एस टी इज़ ऑलवेज सेल्फ एडजॉइंट। तो अगर हम एस टी का कॉन्जुगेट लें तो ये कितना हो जाएगा, टी स्टार एस स्टार के बराबर हो जाएगा, और जो कि टी और एस दोनों सेल्फ एडजॉइंट है तो टी स्टार इक्वल टू टी हो जाएगा और एस स्टार इक्वल टू एस हो जाएगा। तो हमें क्या मिला कि एस टी को अगर हम एस टी का कॉन्जुगेट लेते हैं, एडजॉइंट ऑपरेटर लेते हैं, तो वो किसके बराबर आ रहा है, टी एस के बराबर आ रहा है। और हम बोलेंगे कि एस टी सेल्फ एडजॉइंट है, अगर एस टी का सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर किसके बराबर होता, एस टी के बराबर होता, और यहाँ पर आ क्या रहा है, टी एस के बराबर आ रहा है। तो इन जनरल जो एस टी है कंपोजिशन ऑफ टू सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, ये ज़रूरी नहीं है कि सेल्फ एडजॉइंट हो। इनफैक्ट अगर हम ये कंडीशन एडिशनली ऐड कर दें कि टी एस इक्वल टू अगर एस टी है, अगर दो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर एस और टी दिए हुए हैं तो उनका कंपोजिशन एस टी वो सेल्फ एडजॉइंट होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ टी एस इक्वल टू एस टी हो जाए। तो इन जनरल जो सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पर ये एडिशनल जो कंडीशन है वो नहीं ऐड किया हुआ है, इसलिए जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू होगा, और इसलिए ऑप्शन ए ट्रू नहीं होगा, ऑप्शन बी भी ट्रू नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी ट्रू होगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एस यूनिटरी ऑपरेटर है ऑन हिल्बर्ट स्पेस एच, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो अभी मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था कि अगर एस यूनिटरी ऑपरेटर है तो उसका जो इन्वर्स होगा वो भी एक्चुअली यूनिटरी ऑपरेटर हो जाता है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर कह रहा है एस इन्वर्स इज़ नॉट यूनिटरी, ये एक्चुअली फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए हमारी करेक्ट चॉइस ए हो जाएगी और बाकी तीन ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि एस यूनिटरी है तो एस इनवर्स एस स्टार इक्वल टू एस इक्वल टू आइडेंटिटी मैप हो जाएगा, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए एस क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। यूनिटरी ऑपरेटर हमेशा नॉर्मल रहते हैं, इसलिए जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा। एस अगर यूनिटरी ऑपरेटर है तो ये आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म भी हो जाता है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। कहने का सेंस कि एस एक्स और एस वाई का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो इक्वल हो जाएगा एक्स वाई के बराबर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू हिल्बर्ट स्पेस एच। और एस अगर यूनिटरी ऑपरेटर है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। यहाँ से एक और हमें मैप मिल रही है जिसका कंपोजिशन आइडेंटिटी ऑपरेटर के बराबर हो जा रहा है, इसलिए एस इन्वर्टिबल हो जाएगा और साथ में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी
इसलिए ये आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, एस आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। और ये प्रूफ करना बहुत ही सिंपल है, जस्ट हम यूज़ कर सकते हैं एस की यूनिटरी प्रॉपर्टी को, एस एक्स एस वाई ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एक्स, और इधर से जाएंगे राइट दूसरे आर्गूमेंट में, तो एस से एस स्टार में पहुंच जाएंगे, ये हो जाएगा। और एस स्टार एस कितना दिया है, आइडेंटिटी मैप के दिए बराबर दिया है, आइडेंटिटी ऑपरेटर, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर वाई में ऑपरेट करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वाई के बराबर हो जाएगा। तो ये एस एक्स यानी कि एक्स और वाई की एस इमेज का जो इनर प्रोडक्ट है वो सेम है किसके, एक्स वाई के इनर प्रोडक्ट के बराबर है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एच, इसलिए ये आइसोमेट्री हो जाएगी। फाइनल स्टेटमेंट है कि अगर एच नॉन ट्रिवियल हिल्बर्ट स्पेस है तो उस केस में जो एस का ऑपरेटर नॉर्म है वो 1 के बराबर हो जाएगा। ये भी प्रूफ करना बहुत आसान है, चूँकि एस यूनिटरी ऑपरेटर है तो एस एस स्टार इक्वल टू एस स्टार एस इक्वल टू आइडेंटिटी ऑपरेटर के बराबर होगा। और हमें मालूम है चूँकि ऑपरेटर नॉर्म ऑफ एस स्टार एस ये किसके बराबर होता है, ऑपरेटर नॉर्म ऑफ एस के स्क्वायर के बराबर होता है, और ऑपरेटर नॉर्म ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर ये ऑलवेज 1 होता है। तो अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर एस स्टार एस का ऑपरेटर नॉर्म लेंगे तो यहाँ पर दोनों तरफ यहाँ आइडेंटिटी का ऑपरेटर हो जाएगा, यानी कि इस फर्स्ट इक्वेशन से हमें मिल जाएगा एस स्टार एस का ऑपरेटर नॉर्म है ये किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी के ऑपरेटर नॉर्म के बराबर हो जाएगा, और ये 1 के बराबर है। और सेकेंड से हमें मिल जाएगा, सेकेंड इम्प्लाई करेगा क्या कि इसकी वैल्यू नॉर्म ऑफ ऑपरेटर नॉर्म ऑफ एस स्क्वायर दिया हुआ है और ये 1 के बराबर हो जाएगा, इसलिए ऑपरेटर नॉर्म ऑफ एस जो कि हमेशा रियल नंबर होगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन जो डी है वो भी ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए ये भी हमारी करेक्ट चॉइस नहीं होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि टी कोई बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है हिल्बर्ट स्पेस एच में, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज़ नॉट सेल्फ एडजॉइंट। हमें ऐसा ऑपरेटर ढूंढना है इन 4 में से कि जो सेल्फ एडजॉइंट नहीं है। तो फर्स्ट में कंसीडर करते हैं फर्स्ट ऑप्शन को, हाफ प्लस टी स्टार, इसका अगर हम सेल्फ एडजॉइंट लें ऑपरेटर बनाएं तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 बाहर हो जाएगा, और ये आ जाएगा टी स्टार प्लस टी स्टार का स्टार हो जाएगा, और टी स्टार का स्टार यानी कि जो सेकंड सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है वो टी के बराबर ही हो जाता है, ये 1/2 ऑफ टी स्टार प्लस टी के बराबर हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, टी प्लस टी स्टार के बराबर हो जाएगा। तो क्या मिला, हमने इस ऑपरेटर का सेल्फ एडजॉइंट या एडजॉइंट ऑपरेटर निकाला तो वो सेम ऑपरेटर दे दिया। इसकी वजह से ये जो ऑपरेटर है फर्स्ट ऑप्शन में जो ऑपरेटर है वो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होगा, यानी कि ये सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। और हमें कौन सा ढूंढना है, जो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट में चलते हैं, तो 1/2i ऑफ टी प्लस टी स्टार है, इसका हम एडजॉइंट ऑपरेटर कंसीडर करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, प्रॉपर्टी से ये 1/-2i हो जाएगा, i का कंजुगेट -i हो गया, और टी स्टार प्लस टी स्टार का स्टार यानी कि टी स्टार का स्टार, और सेकेंड डुअल अगेन टी के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2i ऑफ टी प्लस टी स्टार हो गया। ये माइनस साइन आप बाहर ले सकते हैं। तो ये इक्वल नहीं है किसके, इन जनरल इक्वल नहीं है, 1/2i टाइम्स टी प्लस टी स्टार के इक्वल नहीं है। ये
माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, नेगेटिव के इक्वल हो रहा है, जबकि इसको इक्वल हो जाना चाहिए था इसके। अगर इसके इक्वल हो जाता तो ये सेल्फ एडजॉइंट हो जाता, चूँकि ये 1/2i t प्लस टी स्टार के इक्वल नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ये सेल्फ एडजॉइंट नहीं होगा, नॉट सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वही हमारी करेक्ट चॉइस हो जाएगी। जब हम एडजॉइंट लेते हैं तो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं। अल्फ़ा टी का हम एडजॉइंट ऑलरेडी मैंने मेंशन किया था, ये किसके बराबर हो जाता है, अल्फ़ा बार टी स्टार के हो जाता है। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट ऑपरेटर की कि अगर हम s प्लस टी का एडजॉइंट ऑपरेटर बनाना चाहते हैं तो ये s स्टार यानी कि s के एडजॉइंट ऑपरेटर प्लस t के एडजॉइंट ऑपरेटर के सम के बराबर हो जाएगी। सारी चीज़ें हम इन दो प्रॉपर्टी की हेल्प से ही कर रहे हैं। अब हम ऑप्शन नंबर 3 में जो दिया हुआ है ऑपरेटर, उसको चेक करते हैं कि वो सेल्फ एडजॉइंट है या नहीं है। तो 1/2i t माइनस टी स्टार है, इसका हम एडजॉइंट ऑपरेटर लें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एडजॉइंट ऑपरेटर लेंगे तो ये -1/2i हो जाएगा, i का कंजुगेट लेंगे तो -i हो जाएगा, और ये यहाँ पर हो जाएगा टी स्टार माइनस टी स्टार का कंजुगेट सेल्फ एडजॉइंट, और ये कितना हो जाएगा -1/2i और टी स्टार माइनस टी के बराबर हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2i टी माइनस एडजॉइंट ऑपरेटर ऑफ टी। तो ये अगेन सेम ऑपरेटर आ गया, इसलिए ये आपका सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर हो जाएगा, इसलिए ये भी हमारा करेक्ट चॉइस नहीं होगा। हमारी करेक्ट चॉइस ऑप्शन नंबर बी होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। पार्शियली ऑर्डर्ड सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें एक रिलेशन डिफाइन हो और वो रिलेशन तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रिलेशन क्या कहलाता है, पार्शियल ऑर्डर कहलाता है। तो अब देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, रिलेशन डिफाइन है x इज़ लेस दैन इक्वल टू y मीन्स दैट x इज़ लेस दैन और इक्वल टू y। ये कहाँ पर डिफाइन है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये रिलेशन एक्चुअली पार्शियली ऑर्डर्ड सेट डिफाइन करता है या पार्शियल ऑर्डर डिफाइन करता है सेट ऑफ रियल नंबर में। चेक करना बहुत आसान है। रिफ्लेक्सिव कैसे चेक कर सकते हैं, x लेस दैन इक्वल टू x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। एंटीसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक कैसे हो जाएगा कि अगर x लेस दैन इक्वल टू y है एंड y लेस दैन इक्वल टू x है तो ये इम्प्लाई करेगा x इक्वल टू y है। ऑब्वियसली ये रियल नंबर की प्रॉपर्टी होती है। और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अपने आप ही हो जाएगा, x अगर लेस दैन y है, लेस दैन इक्वल टू y है और y लेस दैन इक्वल टू z है तो ये इम्प्लाई करेगा कि x लेस दैन इक्वल टू z होगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी इस रिलेशन के रिस्पेक्ट में, इसलिए ये रिलेशन एक्चुअली पार्शियल ऑर्डर हो जाएगा। और हमें क्या ढूंढना है, ऐसा रिलेशन जो पार्शियल ऑर्डर नहीं है, यानी कि ऐसा सेट जो रिलेशन डिफाइंड है वो पार्शियली ऑर्डर्ड नहीं है, तो ये हमारी करेक्ट चॉइस नहीं हो सकती है। ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, पार्शियल जो रिलेशन दिया है वो एक्चुअली पार्शियल ऑर्डर डिफाइन करता है, इसलिए ऑप्शन बी भी हमारी करेक्ट चॉइस नहीं होगी। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एक रिलेशन डिफाइन किया है, x लेस दैन इक्वल टू y मीन्स x डिवाइड्स y। तो ये भी एक्चुअली पार्शियल ऑर्डर डिफाइन करता है। ये रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है, इसके लिए ये भी एक पार्शियल ऑर्डर है। और हमें ढूंढना है कि ऐसा रिलेशन जो पार्शियल ऑर्डर नहीं हो, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी हमारी करेक्ट चॉइस नहीं होगी। इसको चेक करना बहुत आसान है। अगर कोई n नेचुरल नंबर है, n बिलोंग कर रहा है n में, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, n लेस दैन इक्वल टू n हो जाएगा। क्यों? चूँकि n डिवाइड करेगा n को, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। एंटीसिमेट्रिक क्या कैसे हो जाएगा कि अगर n लेस दैन इक्वल टू m है,
इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि n डिवाइड कर रहा है m को, और अगर m लेस दैन इक्वल टू n है तो ये इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि m डिवाइड कर रहा है n को। अगर n m दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं और n m को डिवाइड कर रहा है और m n को डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, मिल जाएगा m इक्वल टू n। तो ये क्या हो गया, एंटी सिमेट्रिक हो गया। और फाइनली अगर m लेस दैन इक्वल टू n है और n लेस दैन इक्वल टू k है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि m डिवाइड कर रहा है n को और n डिवाइड कर रहा है k को, और इसलिए ये इम्प्लाई करेगा कि जो m है वो डिवाइड करेगा k को, और इसका मीनिंग क्या है कि m लेस दैन इक्वल टू k हो जाएगा, और ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव। तो ये तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इसलिए ये भी पार्शियल ऑर्डर हो जाएगा। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। कंसीडर द पार्शियली ऑर्डर्ड सेट ऑन पावर सेट ऑफ x with a less than equal to b mean that a is subset of b. What will be the maximal element of power set of x? ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ये सोच रहे हों कि यहाँ फंक्शनल एनालिसिस में ये कैसे पार्शियली ऑर्डर सेट या मैक्सिमल एलिमेंट या टोटल ऑर्डर ये कहाँ से आ गए। तो एक्चुअली मैं आपको रिमाइंड करूं कि जो हमारे फंक्शनल एनालिसिस की सबसे इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है उनमें से एक है हान-बनाक थ्योरम, और हान-बनाक थ्योरम को प्रूफ करने में हमें पार्शियली ऑर्डर्ड सेट बनाना पड़ता है और जॉन्स लेमा अप्लाई करना पड़ता है। इसलिए अगर फंक्शनल एनालिसिस की प्रॉब्लम में पार्शियली ऑर्डर्ड सेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपको उससे सरप्राइज नहीं होना है। यहाँ पर कह रहा है कंसीडर द पार्शियली ऑर्डर्ड सेट पावर सेट ऑफ x विद a लेस देन इक्वल टू b मीन दैट a इज सबसेट ऑफ b, व्हाट विल बी द मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ x। ऑब्वियसली जो इस रिलेशन के रिस्पेक्ट में जो मैक्सिमल एलिमेंट है वो x हो जाएगा, क्योंकि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ x, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि a सबसेट ऑफ x होगा, क्योंकि पावर सेट ऑफ x है तो उसमें x के सारे सबसेट होंगे, और इन पर्टिकुलर x भी पावर सेट ऑफ x में होगा। और कोई भी एलिमेंट लें अगर a पावर सेट ऑफ x में, तो वो a सबसेट ऑफ x होगा, मीन्स a लेस देन इक्वल टू x हो जाएगा। तो यहाँ पर जो x है वो एक्चुअली मैक्सिमल एलिमेंट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। x यहाँ पर मैक्सिमल एलिमेंट है और जो एम्प्टी सेट है वो मिनिमल एलिमेंट हो जाएगा, यहाँ पर मिनिमल एलिमेंट हो जाएगा। तो अगर मिनिमल एलिमेंट पूछता तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट फाई ये लेस देन इक्वल टू एनी सेट है, चूँकि एम्प्टी सेट किसी भी सबसेट का सबसेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी वेक्टर स्पेस x नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नॉन ट्रिवियल वेक्टर स्पेस है तो उसके पास एक हैमल बेसिस होगी। ये बहुत ही क्लासिकल रिजल्ट है जिसको हम प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ जॉन्स लेमा, कि कोई भी अगर वेक्टर स्पेस है वो नॉन ट्रिवियल है तो उसके पास एक हैमल बेसिस होगी। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट हिल्बर्ट स्पेस के लिए है कि H अगर ये नॉन ट्रिवियल हिल्बर्ट स्पेस है तो देयर एग्जिस्ट अ टोटल ऑर्थोनॉर्मल सेट या ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो ये भी बहुत ही क्लासिकल इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि कोई भी हिल्बर्ट स्पेस होगा तो उसके पास एक टोटल ऑर्थोनॉर्मल सेट या ऑर्थोनॉर्मल बेसिस एग्जिस्ट करेगी। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है विच ऑफ द फॉलोइंग इज चेन। चेन मीन्स टोटली ऑर्डर्ड सेट। टोटली ऑर्डर्ड सेट क्या है? ऐसा पार्शियली ऑर्डर्ड सेट जिसमें कोई भी दो एलिमेंट कंपेरेबल हो। तो हमें देखना है कि कौन सा रिलेशन यहाँ पर टोटल ऑर्डर है। इनफैक्ट ऑलरेडी हमने यहाँ पर चेक किया था इस वीडियो में कि ये तीनों जो रिलेशन हैं वो पार्शियली ऑर्डर्ड हैं, और अगर रिलेशन ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही कि एक्स वाई कोई भी दो एलिमेंट हो तो ये इम्प्लाई करे
कि इधर x लेस देन इक्वल टू y है और y लेस देन इक्वल टू x है, यानी कि कोई भी दो एलिमेंट लें x का तो वो या तो x रिलेटेड टू y हो या y रिलेटेड टू x हो, तो उस केस में हम बोलते हैं कि ये टोटल ऑर्डर्ड है या चेन है। तो हमें रियल नंबर की प्रॉपर्टी पता है कि कोई भी दो रियल नंबर हैं उनको हम हमेशा कंपेयर कर सकते हैं इस रिलेशन के रिस्पेक्ट में। रिलेशन कैसे है, x लेस दैन इक्वल टू y मीन्स x इज़ लेस दैन और इक्वल टू y। तो अगर कोई भी दो रियल नंबर होंगे, x y बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में, तो या तो x लेस दैन y होगा और या y लेस दैन x होगा, हमेशा कंपेरेबल होगा। इसलिए जो ऑप्शन सी है वही एक्चुअली चेन को रिप्रेजेंट करेगी, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन जनरल ए और बी चेन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, पार्शियली ऑर्डर्ड है, लेकिन ये टोटल ऑर्डर्ड या चेन नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम सेट लें x इक्वल टू 1 2 3 लें ऑप्शन बी के लिए और पावर सेट ऑफ x में जो रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड है वही कंसीडर कर रहे हैं, और पावर सेट में दो एलिमेंट ले रहे हैं a और b। a इक्वल टू है हमारा 1 2 और b इक्वल टू है 2 3। तो हम देख पाएंगे कि ना तो a लेस देन इक्वल टू b है और ना ही b लेस देन इक्वल टू a है। ये भी ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू नहीं है, क्योंकि a b का सबसेट नहीं है और ना ही b a का सबसेट है। तो यहाँ पर ना a b से रिलेटेड है और ना ही b a से रिलेटेड है। तो इन जनरल जो ऑप्शन b है वो इनकरेक्ट है, यानी कि ये टोटली ऑर्डर्ड सेट नहीं है, जस्ट एक पार्शियल ऑर्डरिंग है। ऐसे ही ऑप्शन नंबर ए के लिए हम चेक कर सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर में अगर हम कोई भी दो एलिमेंट लें तो हमेशा ज़रूरी नहीं कि वो एक दूसरे से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 3 लें, 2 3 सेट ऑफ नेचुरल नंबर n में है, तो ना ही 2 लेस देन इक्वल टू 3 है। ये इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि 2 डिवाइड्स 3, जो कि इनकरेक्ट है, और ना ही 3 लेस देन इक्वल टू 2 है, क्योंकि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा 3 डिवाइड कर रहा है 2 को, जो कि इनकरेक्ट है। तो ये दोनों एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर के हैं, लेकिन दोनों ना तो 2 3 से रिलेटेड है और ना ही 3 2 से रिलेटेड है, इसलिए ये भी चेन नहीं होगी। सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है रिलेशन वही टोटल ऑर्डर्ड होगा और इसलिए चेन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फॉर एवरी x इन अ नॉर्म स्पेस x, हम बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर कैसे डिफाइन करते थे कि बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है अगर f हो तो उसका जो ऑपरेटर नॉर्म है हम डिफाइन करते हैं, जैसे f यहाँ से x से r में ये बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है, तो उस केस में जो हमारा ऑपरेटर नॉर्म f होता है वो हो जाता है सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ fx डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ x हो जाता है। x बिलोंग कर रहा है x में और x ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर है। ये ऑपरेटर नॉर्म देता है f का, और इसी के सिमिलर हमारे पास दूसरा रिज़ल्ट है कि अगर हम x का नॉर्म निकालना चाहते हैं तो हम निकाल सकते हैं कैसे, सुप्रीमम ऑफ f ऑफ x, यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ f ऑफ x अपॉन नॉर्म ऑफ f, जहाँ पर f वेरी करेगा कहाँ पर x डैश में, x डैश मतलब डुअल स्पेस ऑफ x में वेरी करेगा, और यहाँ पर जो f है वो कोई भी नॉन ज़ीरो मैप ले सकते हैं। जीरो मैप के अलावा कोई भी मैप लेंगे डुअल स्पेस ऑफ x में, और इसका हम सुप्रीमम लेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो नॉर्म ऑफ x के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर f के बारे में कहा नहीं गया है कि f कहाँ बिलोंग करेगा, और ऐसे ही जो सी ऑप्शन है इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो f है वो डुअल स्पेस का एलिमेंट है, तो जो f की इमेज है वो स्केलर वैल्यूड होगी और वहाँ पर नॉर्म नहीं है, वहाँ पर जस्ट मॉडुलस डिफाइन होता है, मॉड ऑफ fx रहेगा, इसलिए ये जो c है इसलिए इनकरेक्ट हो जा रहा है। और यहाँ पर d में
यहाँ पर ऑपरेटर नॉर्म ऑफ एफ से डिवाइड नहीं कर रहा है, इसकी वजह से ये इनकरेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि टी एक्स से वाई में एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है और एक्स वाई यहाँ पर नॉर्म स्पेस है, तो व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ एडजॉइंट ऑपरेटर। टी क्रॉस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, टी क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका डोमेन क्या होगा। तो ऑब्वियसली अगर टी एक्स से वाई में कोई भी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है तो जो टी क्रॉस होता है इसका एडजॉइंट, टी क्रॉस जो एडजॉइंट होता है ये वाई डैश से एक्स डैश में एक बाउंडेड लीनियर मैप होता है, जो कि कैसे डिफाइन होता है, टी क्रॉस ऑफ वाई एफ इज इक्वल एफ कंपोजिट टी। ये मैप है जो इस तरीके से डिफाइन होता है एडजॉइंट ऑपरेटर ऑफ टी, और इसका जो डोमेन है वो वाई डैश के बराबर होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस एडजॉइंट ऑपरेटर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर टी बाउंडेड लीनियर मैप है तो टी क्रॉस भी बाउंडेड लीनियर मैप हो जाएगा और दोनों का नॉर्म इक्वल होगा, यानी कि टी क्रॉस भी बाउंडेड हो जाएगा, ये भी ट्रू है, और दोनों का नॉर्म इक्वल होगा। टी क्रॉस का जो ऑपरेटर नॉर्म है टी के ऑपरेटर नॉर्म के इक्वल हो जाएगा, ये भी ट्रू है, और टी क्रॉस एक लीनियर मैप हो जाएगी। तो बी सी डी ये तीनों ट्रू है, जो ऑप्शन ए है वो फॉल्स है। एक्चुअली करेक्ट क्या होता है, अल्फ़ा टी क्रॉस इज इक्वल अल्फ़ा टाइम्स टी क्रॉस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारी राइट चॉइस हो जाएगी। अब चाहें तो अपने लिए इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो ये इस वीडियो से हमारे फंक्शनल एनालिसिस पर बेस्ड 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। उम्मीद है ये आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।